सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टुडेज तो नहीं, आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट स्टिल एक आध दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अपकमिंग टाइम में कवर करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी उस पर 2-3 बार बात की थी और उसमें से एक टॉपिक था डिलिमिटेशन। तो टॉपिक्स तो आपको मिल जाएंगे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, जो मतलब वी हैव स्टार्टेड लाइक कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चे नहीं देखना पसंद करते हैं कि सर क्या मतलब सारा पेपर पढ़े। नहीं, सारा नहीं पढ़ना, उसका भी मेरे पास एक नया सोल्यूशन आया और हम लोगों ने 5 to 6 टॉपिक्स डेली बेसिस पे देना स्टार्ट किया आपको, तो उसमें वो टॉपिक एडेड है। एंड मोर ओवर इन द अपकमिंग टाइम आई विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो। एंड ड्यू टू सम लाइक देयर वाज अ सेमिनार yesterday एंड ड्यू टू देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई ये कल के टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एंड यू एंड आई बोथ कांट अफोर्ड टू जस्ट इग्नोर दीज टॉपिक्स लाइक। सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द गुड गवर्नेंस डे। इसको देखेंगे थोड़ा सा। ऐसे टॉपिक्स आपको डीयू, सिम्बियोसिस, एमएचसेट ये सब पूछता है। ऐसे टॉपिक्स डीयू हो जाए, आप सिम्बी ले लो या एमएचसेट ले लो, इनका ना ये फेवरेट टॉपिक होता है, ये डेट्स एंड डेज वाला, गवर्नेंस से रिलेटेड, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पूछेंगे और सिंपल पूछते हैं बट ठीक है, तो वो देखेंगे। ये एक नया टॉपिक है, क्रिएट इन इंडिया सेज टास्क फोर्स ऑन गेमिंग, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। ये बड़ा अच्छा लीगल का टॉपिक बन सकता है और इसके रिगार्डिंग आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन भी आया, तो दोनों को साथ लेके चलेंगे। कॉन्कॉर्डेड हिस्ट्री लेड टू द सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, पीएम। ये भी डेज एंड डेट से रिलेटेड है, वीर बाल दिवस, इसको भी आप डेज एंड डेट्स की कैटेगरी में डालिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप तुक्का भी नहीं लगा पाइएगा, और पढ़े रहोगे तो एक एकेडमिक गेस होता है वो लगा पाओगे, राइट। चलिए, एनसीपीसीआर वार्न्स एनजीओ ओवर द डिपिक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन फॉर फंड रेजिंग। सर ये तो नॉर्मल टॉपिक है। अरे ऐसे कैसे नॉर्मल है भाई साहब, एनसीपीसीआर ये तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क। भाई साहब, रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट। तो गर्मियों में पिया बहुत होगा लाल लाल पानी, है ना, रूह अफ़ज़ा। तो अभी देखेंगे इसको क्या है, क्या बारे में बात हो रही है। एंड द लास्ट टॉपिक इज वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड। ये एक्चुअली कल के द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आई वाज नॉट कंप्लीटली डेडिकेटेड कि इसको डिस्कस करना है, बट एक चीज थी इसमें, इसमें कैटोबार और स्ट्रोबार जैसे टर्म्स यूज किए गए थे, सो वो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट एनालिसिस। तो फर्स्ट टॉपिक इज गुड गवर्नेंस डे 2022। देखते हैं क्या है भाई। 2014 में स्टार्ट हुआ था। द न्यूली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने गुड गवर्नेंस डे अनाउंस किया था, ठीक है। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी होता है। तो 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस, ठीक है, तुलसी पूजा का भी दिन होता है, और गुड गवर्नेंस डे भी है 25 दिसंबर, तो ये याद रखना। अच्छा, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन भी है, बर्थ एनिवर्सरी है इनका, तो इसलिए ये उस मतलब उनको डेडिकेट किया गया है 25 दिसंबर इन द नेम ऑफ गुड गवर्नेंस डे। अच्छा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कभी कहानी पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब उन्होंने कहा था कि एक वोट से, एक मत से हमें सदन से बाहर निकाला जा रहा है, एक समय आएगा जब विरोधी पार्टी एक एक वोट के लिए तरसेगी, तो ये मतलब काफी पहले ये चीज बताई गई थी और 2014 में इंडिया ने ये चीज विटनेस भी किया। तो पढ़ना इनके बारे में, इज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर, विच इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड विद द गुड गवर्नेंस डे, राइट। इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर गुड गवर्नेंस है तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की सर्विस जो कि एक अच्छे से रेंडर होनी चाहिए। अच्छा, इस सर्विस को करेगा कौन? तो सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो आपके जो आयरन, जो स्टील कही जाती है, स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया एक नोवेल भी है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, स्टील फ्रेम, तो उसको पढ़ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नोवेल है, जो रीडिंग हैबिट भी बनेगी, राइट। तो रीडिंग तो मतलब क्राइटेरिया ही है क्लैट के लिए, आईलेट के लिए, तो देखना इसको। और सिविल सर्वेंट्स का एक गुड गवर्नेंस का मोटो लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को एज अ गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डे सेलिब्रेटेड टू इंश्योर, वही वापस से वही चीजें। 2019 में गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स भी लॉन्च की थी। 2019 में एक इंडेक्स लॉन्च हुई थी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडेक्स भी लॉन्च हुआ, अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स, भाई कौन कितना अच्छा गवर्नेंस को मैनेज कर पा रहा है।
The GGI is a scientifically prepared tool based on various parameters of good governance, which assesses the level of any state at a given point of time, help in shaping the future development. मतलब किस स्टेट में गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस का लेवल कितनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है वो। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, फूड इंडेक्स देखा, हंगर इंडेक्स देखा, जिसमें इंडिया की रैंक 107 थी, और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो वैसे ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी होती है, तो एग्जाम से पहले ये इंडेक्स भी पढ़ लेना एक बार कि किस स्टेट की टॉप रैंकिंग है, किसकी लोएस्ट रैंकिंग है। टॉप 3 तो याद ही रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जो आप नोट्स बना रहे होंगे वहां पर ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के साथ 2022 इस तरीके से लिख लीजिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जहां पे लिख रहे हैं बस साइड में ऐसे ब्रैकेट बना के 2022-23 का जो रैंक है एक बार उस टाइम पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो अपडेटेड रैंक होगा स्टेट्स का। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, छोटी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट इन इंडिया से टास्क फोर्स ऑन गेमिंग एनिमेशन एंड वीएफएक्स। ठीक है, देखो एक क्रिएट इन इंडिया कैंपेन चला है, ये सबको पता है कि मेक इन इंडिया क्रिएट इन इंडिया, ठीक है। तो इस क्रिएटिव इन इंडिया की जब बात होती है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चलते आ रही है जो काफी पुराने टाइम से भी है, कि गेमिंग इंडस्ट्रीज पे, एनिमेशन इंडस्ट्रीज पे काम किया जाए या वीएफएक्स इंडस्ट्री पे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं। अब जब कोर्स नहीं होगा तो वो चीज ग्रो कैसे करेगी, है ना। आपको होता कि जैसे आप घर पे बोलते हो कि लाइफ में क्या करना है बॉस, तो गेमिंग करना है, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं गेमिंग में कौन सा फ्यूचर है, बैठ के गेम खेलेगा उसके कौन पैसे देगा, है ना। बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ द सोसाइटी इज टू हाउ यू कैन यूज द एजुकेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू द मॉनेटरी टर्म्स, राइट। तो गेमिंग जो है, गेमिंग का वो होता नहीं है उतना कुछ खास फ्यूचर, तो गवर्नमेंट ने किया इसको एक जगह लाने की प्रोसेस की, कि इसको एक साइंटिफिक चैनल में डाला जाए, चैनलाइजेशन किया जाए इस पूरी चीज का, ताकि एक प्रॉपर ओरिएंटेड कोर्स हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट मांगी, तो हम इसमें देखेंगे उस रिपोर्ट कमिटी का हेड कौन था और क्या है एग्जैक्टली ये पूरी चीज। तो क्रिएट इन इंडिया कैंपेन विद एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये याद रखना टर्म, AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और ये कॉमिक्स। बस ये 4 टर्म है, इन्हें याद रखना, बाकी काम आपका हो जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड लास्ट इज द कॉमिक्स। ये 4 चीजें याद रखना। इस पे गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर कमिटी बनाई थी, तो उसको देखेंगे, ताकि स्कूल लेवल पे एक थिंकिंग प्रोग्राम चलाया जा सके, कि NCERT करिकुलम स्टार्ट किया जा सके, राइट। चलिए इसमें देखते हैं और आगे क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तो द ड्राफ्ट नेशनल स्टेट पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन, अच्छा ये जो इसकी ना नोडल मिनिस्ट्री होती है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि कोई भी एक नया प्रोग्राम आता है, अगर कोई नया प्रोग्राम आया तो जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है आपका क्या है, AVGC, एविएशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स, ठीक है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये याद रखना, बहुत आसान सी चीज है, INB के अंदर है, ठीक है। और अभी INB में कौन है, अनुराग ठाकुर साहब हैं, ठीक है। इनको रिपोर्ट दी गई कि भाई साहब ये देखो ये रिपोर्ट है, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आना चाहिए सर रिपोर्ट बनाई किसने थी, तो IB के जो सेक्रेटरी है अपूर्व चंद्र, द ग्रुप कंप्राइज सेक्रेटरीज ऑफ एसोसिएटेड यूनियन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, हर एक ग्रुप से लोग आए थे, जिसको हेड कर रहे थे अपूर्व चंद्र। उन्होंने ये बनाया रिपोर्ट और सबमिट किसको किया, अनुराग ठाकुर को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मिस मत करना इसको। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखो अब NCERT भी इस पे करेगा, क्योंकि अब एजुकेशन करिकुलम बनाना है, तो सरकार की तरफ से एजुकेशन करिकुलम कौन बनाएगा, SCHAN नहीं, NCERT बनाएगा। उसके बाद AVGC एक पूरा इनोवेशन हब स्टैब्लिश करने की बात की, बहुत सारे रिकमेंडेशंस है दैट यू नीड नॉट टू गो इनटू। अब एक क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड टॉपिक है अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। ये भी मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया अटल टिंकरिंग लैब, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होते हैं देखते हैं। जैसे नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बताना ये प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट है, तो बताना ये कब आया था, ये नीति आयोग आया कब था, ठीक है। ये एम था कल्टीवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज अ न्यूट्रिक इनोवेटर्स, क्योंकि AVGC में इनोवेशंस का ही मेन रोल है। और ये स्टार्ट किया गया था 2021 9 अप्रैल। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अडॉप्ट किए थे 295 ATLS, अटल टिंकरिंग लैब्स,
ठीक है, ताकि इनोवेशंस पे काम किया जा सके। 2021 में इसरो ने भी काफी इसको प्रमोट किया स्टेम टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये था उससे पर्टिकुलर रिलेटेड न्यूज। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एवीजीसी का क्या था रोल, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन उसको हेड कर रहा था, किससे उसको रिलेट किया जा सकता है, अटल टिंकरिंग लैब्स, और अटल टिंकरिंग लैब से रिलेटेड हो जाएगा नीति आयोग से। तो इस पूरे एस्पेक्ट को अगर आपको देखा जाए तो आप सिम्बी डीयू इनके लिए जब पढ़ेंगे तो नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, उस कमेटी को कौन हेड कर रहा था, किसको रिपोर्ट दिया गया है, व्हाट इज अटल टिंकरिंग लैब, एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये मोदी जी हैं, कॉन्कॉर्डेड हिस्ट्री लेड टू अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया गया, वीर बाल दिवस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट 26 दिसंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस। तो डेज एंड डेट्स की पर्सपेक्टिव से दो चीजें हो गई, एक तो आपका हो गया हमारा 25 दिसंबर दैट इज द गुड गवर्नेंस डे, दूसरा हो गया 26 दिसंबर दैट इज द वीर बाल दिवस। ठीक है, टू मार्क द मार्टियरडम ऑफ सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सन्स का मार्टियरडम के उसको लैंडमार्क में इन्होंने कहा कि ये दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, वीर बाल दिवस अब क्या किससे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब जो बच्चे क्लैट 24 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अभी से बता दूं कि कोई भी एक टॉपिक पकड़ते हो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो, इररिस्पेक्टिव इट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और एनीथिंग, इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, तो दिसंबर 26 1707 को साहिबाबाद जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह अटेंड मार्टियरडम व्हेन दे वर एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था इनको, 1707 की बात है, 26 दिसंबर का दिन था। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, क्योंकि इनके बच्चों के बारे में ही बात हुई तो गुरु गोविंद सिंह को भी देखना जरूरी है। सिखों के 10 गुरु थे, उसमें से 10th सिख गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी 10th सिख गुरु हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ 9। बताइए, 9 साल की उम्र में सिख गुरु बने। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर। तो 9th सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर वाज द 9th सिख गुरु, और 10th सिख गुरु हो गए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ऑल्सो नोन फॉर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर टर्बन टू कवर हेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। टर्बन जो पग का कॉन्सेप्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही इज रिनाउंड फॉर द फाउंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा। ये 5K, अच्छा ये 5K को ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है, इस 5K को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और ये बात मुझे आप बताएंगे कि किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 है या आर्टिकल 26 है, इतना तो पढ़िए, है ना। आर्टिकल 25 है या 26 से बताना। ठीक है, और 5 क्या होता है, केस, कंघा, कड़ा, किरपान और कच्छा, शॉर्ट, ब्रीचेस, आयरन स्टील, अनकट हेयर, वुडन कॉम्ब। तो ये सब चीजें बताई गई कि एक मतलब होना चाहिए एक सिख के पास। He fought against the Mughals in the Battle of मुक्तसर in 1705 में इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी। गुरु गोविंद सिंह was killed by Mughal assassin 1708 a year after death of औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में। अब उसके एक साल बाद गुरु गोविंद सिंह जी को भी मर्डर किया गया, किल्ड बाई मुगल एसेसिन था, ने मारा था गुरु गोविंद सिंह जी को। एंड आई गेस पटना साहिब इज रिलेटेड विद हिम आल्सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। NCPCR warns NGO over depiction of vulnerable children for fundraising। देखते हैं। अच्छा, इसमें देखना ये चीज लिखा, चिल्ड्रन इज मीन टू लर्न नॉट टू अर्न। इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, चिल्ड्रन इज मीन टू अर्न नॉट टू लर्न। काफी इंटरेस्टिंग कोट है ये, आप यूज कर सकते हैं। सिम्बायोसिस का अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे ऐसे कोट्स को आपको यूज करना चाहिए फॉर अ क्वालिटी ऐसे। ठीक है, चिल्ड्रन आर मीन टू लर्न नॉट टू अर्न, कि बच्चों का यूज करके एनजीओ बहुत पैसा कमाते हैं आजकल, कि हम भाई बच्चों का एनजीओ चला रहे हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर उनके नाम पे पैसा ले लेते हैं। इट इज बैड थिंग। तो उसी बारे में है ये आर्टिकल, एनसीपीसीआर ने बोला है एनजीओस को। तो एनसीपीसीआर क्या है ये देखना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल मैंने आपको बताया। एनसीपीसीआर क्या है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के थ्रू एनसीपीसीआर बना। ठीक है, अब ये एक्ट के थ्रू बना है तो ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी।
अच्छा, अगर इसी का आर्टिकल कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता, जैसे बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन, अगर वो मेंशन्ड होता कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, लेकिन किसी एक्ट से बना है तो हम इसे कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मेंबर्स, इसके मेंबर कौन होते हैं? एक चेयरपर्सन होगा, तो टोटल मेंबर गिनते हुए चलेंगे। इज अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। वेरी ऑब्वियस, अगर चिल्ड्रन का ही प्रोटेक्शन के लिए आपको बनना है, तो आपने कुछ ऐसे करामात अच्छे किए होने चाहिए जिससे मतलब आपको बनाया जा सके। तो एक हमने पढ़ा जो उसका चेयरमैन होगा, तो यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे उसको 1। अब प्लस कर लेते हैं, 6 members वर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल आउट ऑफ विच 2 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पर 6 members होंगे, जिसमें से 2 वुमेन्स होंगे आपके। ठीक है, 2 वुमेन मेंबर्स होंगे who are having experience in education, child health, juvenile justice, elimination of child labor, psychology and sociological laws related to the children। और बाकी 4 अपना अलग से होंगे, बट ये 2 जो है ये आपको कंपलसरी कर लीजिए। ठीक है, तो 6 लोग हो गए +1, तो 7 मेंबर कमेटी होता है, जिसमें से एक चेयरमैन होता है, और 2 लोग जो होंगे उन्होंने चाइल्ड के राइट्स के लिए बहुत तगड़ा काम किया होना चाहिए, तभी आप उसमें आ सकते हैं। अच्छा, इसका मैंडेट यही है, चाइल्ड राइट्स वगैरह, और चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन बिटवीन 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ये याद रखना, ये चीज अगर ये आता है तो तुम में से आधा से ज्यादा यही मार के आओगे। चाइल्ड का मतलब होता है 0 to 5 या 0 to 7, क्योंकि लीगल का एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ रहता है, दैट इज द डोली कैपेक्स और डोली इन कैपेक्स। और इसका मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे ऐसे लीगल मैगजिम्स सिम्बायोसिस पूछता है। They tend to ask such legal maxims। ठीक है, चाइल्ड राइट्स पर, अच्छा यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है UNCCR, ये चाइल्ड राइट्स का कन्वेंशन है, तो ना भी पढ़ो तो चलेगा, बट एटलीस्ट इतनी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क, तो ये देखो, ये बड़ा ध्यान से देखना कि दोनों रूह अफ़ज़ा है ना। जैसे आप लोगों ने अगर रूह अफ़ज़ा का नहीं देखा तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, ये आपके साथ डेली ही होता है, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उनके साथ तो डेली होता है भाई साहब। बिस्लरी का बोतल लेने जाना, कभी पानी का बोतल जो आता है बिस्लरी का, वो तो बिस्लरी के बोतल पे ISL पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। कभी बिलसेरी पढ़ोगे, कभी बिस्लरी, बिस्लरी तो बहुत कम मिलता है, बिलसेरी पढ़ लो, बिलरेसी पढ़ लो, ऐसे ही मिलेगा। तो वो जो है वो ट्रेडमार्क है बिस्लरी का, बट ये क्या कर रहे हैं, एज अ सेम डिपिक्शन में उसको यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना रहे हैं बिस्लेरी के नाम पे। तो यही बात यहाँ कही गई, ये जो है आपका डार्क रेड हमदर्द वाला, दिस इज द रियल रूह अफ़ज़ा। ठीक है, और ये सेम टू सेम साइज पे इन्होंने बनाया दिल अफ़ज़ा। ठीक है, दिल अफ़ज़ा बनाया, लव अफ़ज़ा बनाया, रूह अफ़ज़ा का काम तमाम कर दिया। रूह अफ़ज़ा वालों ने केस किया कि अरे भाई साहब, ये मेरा था रूह अफ़ज़ा, तुम क्या कर रहे हो, दिल अफ़ज़ा ये तो बस मेरे जैसा लग रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि रूह अफ़ज़ा इज ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने, हाईकोर्ट ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि इन्होंने एक गुडविल अर्न किया है मार्केट में। तो गुडविल अर्न किया है मार्केट में, तो आप कैसे इनका गुडविल ले लोगे। तो ये था केस, तो इसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली कि केस का नाम क्या है और सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट इन केस ऑफ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वर्सेस सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इस टाइप का ना एक केस और था, अगर आप दिल्ली से होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो पता करना, जस्ट लाइक कि नियर द दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास ही मिल जाएगा आपको। एक, जैसे स्टारबक्स तो सबने सुना है ना, स्टारबक्स सबने सुना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, और ये रियल केस है, काउंट करना और पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो स्टारबक्स हो गया। अच्छा, इसके साथ ना एक और बना था नीचे बीच में, डेट इज द सरदार बख्श। ठीक है, ये 2 बने थे, तो स्टारबक्स ने केस कर दिया, भाई ये तो सिमिलर है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम था। जब केस हुआ तो स्टारबक्स केस हार गया। ठीक है, स्टारबक्स लूज द केस। अब स्टारबक्स जब केस लूज करेगा तो क्या होगा, इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम हो गया, कभी देखना दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस जाओगे तो सरदार जी बख्श, इन्होंने अपने नाम के आगे जी लगा दिया, सरदार जी बख्श। और ये कमला नगर का एरिया है, अगर किसी को पता होगा तो जाना देखना, बट उनसे पूछ मत लेना प्लीज,
ये आपने आपने स्टारबक्स का नाम यूज किया था, गूगल कर लेना, ये मिल जाएगा स्टारबक्स और सरदार बक्स। ठीक है, वो सेम ही रहता है, सरदार जी बक्स को उन्होंने वापस से चेंज किया। आई थिंक सफिशिएंट एग्जांपल है तुम लोगों के पास तो समझने के लिए। तो अभी रुआवजा वाले केस पे आते हैं। केस का नाम याद रखिएगा, ये डीयू फ्लैट इन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एमएच सेट ना भी पूछे लेकिन डीयू के हाई चांसेस हैं कि वो पूछ ले अभी के लिए। फ्लैट भी नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है भाई साहब, पढ़ लिया करो अभी सही। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वर्सेस सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो सदर लेबोरेटरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग बेवरेजेस अंडर द इम्पंज्ड ट्रेडमार्क नेम ऑफ दिल अफजा। सेम सेम लग रहा है, रू अफजा दिल अफजा है ना, रू और दिल का मिलन कर रहे हैं भाई ये तो। The court observed that the trademark Ru Afza is prima facie a strong mark, requiring a high degree of protection as it acquires the immense goodwill. ने उसके नाम पे कमाया है भाई। स्टारबक्स का क्या था, सेम केस था, एकदम डिट्टो सेम, कि सरदार बक्स के नाम पे वो कर रहा था, तो उसका नाम चेंज करके सरदार जी बक्स रखा गया। और केस है दिल्ली हाईकोर्ट का ही केस है, पढ़ना एक बार, काफी इंटरेस्टिंग केस है ये। अब आते हैं सर व्हाट इज ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क है क्या? ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन और इंडिकेटर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटिटीज। जैसे कि ये सरदार बक्स पे आ जाए या बिस्लेरी पे आ जाए, तो बिस्लेरी इज अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, आप बिस्लेरी को बिस्लेरी के नाम से जानते हो, लेकिन अब सेम कोई और यूज करने लगेगा बिस्लेरी के नाम से तो प्रॉब्लम हो जाती है। यूज क्या करेगा, बहुत होते हैं यूज, ठीक है, ये देखना। और ऐसे बहुत तरीके से होते हैं, आपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा होगा, एमडीएच में भी देखा होगा, गरम मसाले में देखा होगा, और ऐसे ऐसे डेली चलते रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और ये आप लीगल के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, इस पूरे टॉपिक को आप केवल करंट अफेयर्स के एंगल से मत देखें। इट इज अ टॉपिक ऑफ लीगल प्लस सीए। सर लीगल में क्या आएगा, तो लीगल में आपके लिए इसमें आएगा, लीगल में आपको आ सकता है इसमें बेसिकली ट्रेडमार्क, जो इसका जेनेसिस है टॉपिक का, और इसमें एक टॉपिक और कनेक्ट हो सकता है ट्रेडमार्क के साथ, दैट इज द कॉपीराइट। और जब हम इसको होलसम में देखेंगे तो ये टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, आईपीआर का। जब भी आईपीआर पढ़िएगा क्लैट के लिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को याद रखिए, क्योंकि क्लैट ने पूछा है इस साल कि जैसे किस तरह से डेटा प्रोटेक्शन बिल, सरोगेसी, फिर उसका क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। तो जब हम लोगों ने भी पढ़ा तो मैंने स्पेशल मेंशन दिया था कि ये सब लीगल सी ये दोनों के टॉपिक है, एंड आई हैव गिवन यू द सेम अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड। इसमें दो टर्म है मेरे पास, कैटोबार एंड स्टोबार। ठीक है, तो कैटोबार जानने से पहले एक टर्म याद रखो, कभी बचपन में खेला होगा, कैटापॉल्ट। कह रहे सर कहाँ कैटापॉल्ट, ये कहाँ खेला मैंने? भाई साहब अगर तुमने कैटापॉल्ट से नहीं खेला तो यू नीड अ रीबर्थ, तुम दोबारा पुनर्जन्म लो और उसके बाद एक बार खेल के आओ, फिर पढ़ेंगे ये टॉपिक। ठीक है, और जिसने नहीं खेला एक बार खेल लो यार, अभी भी टाइम है, लाइफ में बहुत टाइम है अभी कॉलेज मिलने में, जिनको कॉलेज नहीं मिला और जिन लोगों ने इस बार क्लैट क्रैक भी कर लिया उनके लिए भी 3-4 महीने हैं अभी भी, जी लो जिंदगी। कैटापॉल्ट बेसिकली हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलोगे अरे सर ये तो सुना है, गुलेल। ये इस टाइप का रहता है जिसमें आप क्लासेस में भी करते होगे, जब छोटे बच्चे थे तो उसको पेपर को रोल करके फिर उसके बाद रबर फंसा के उसमें खींचते थे, पीछे से मारते थे, अभी भी करते होगे। ठीक है, तो वही टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया। अभी सोचा था कि जो जिससे गेम खेलते हैं वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली। देखते हैं क्या है इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी। अच्छा ये चीज ना यूज होती है वॉर शिप कैरियर्स में, जो शिप एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी टू लॉन्च एंड रिकवर एयरक्राफ्ट, मतलब लॉन्च एंड रिकवर दोनों देखी जाएगी। बी कैटेगराइज एज कैटापॉल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। सर ये क्या था, कैटापॉल्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। देखो लेट्स सपोज कि ये आपका शिप का बेस है, ठीक है, जस्ट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको मिल जाए ठीक ठाक सा एग्जांपल। और ये मान लो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये ऐसा गोल सा तो नहीं होता है, और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। ठीक है, इसे आप कह लो कैटापॉल्ट या कैटोबार, कैटोबार। ठीक है, कैटापॉल्ट अरेस्टेड रिकवरी कैटोबार हो गया आपका। अब कैटोबार में क्या होता है कि इस तरह से जाएगा ये। अब देखो
एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, जो भी शिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रन ले लें इतना सारा। ये रनवे थोड़ी ना है, छोटा सा होता है यार, कहाँ से रनवे हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी स्पीड गेन कर पाए यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पर जो टेक्निक होती है, जैसे आप वो गुलेल याद करना या वो रबर वाली चीज याद करना, इस तरह से पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, जैसे ही वो रेडी होगा छोड़ देगा यहाँ से। अब जैसे छोड़ेगा इसको एक स्पीड मिलेगी, यहाँ से स्पीड गेन करता है। जैसे आपका अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो u इक्वल टू 0 होता है ना, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कह लो, तो वही चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर उनको स्टार्टिंग से इसको एक प्रेशर देते हैं और इस प्रेशर से ये निकलता है। ठीक है, ये चीज तो समझ गए, निकल गई। अब सर वो तो चली गई, आएगी कैसे अब? अच्छा, अब जैसे अब आ रही है तो उसके लिए भी एक लंबा रनवे चाहिए। अगर रोकना है स्पीड, कभी फ्लाइट में जाना, तो देखना वो जब स्पीड लेता है तो उसको काफी तेज चलना पड़ता है, तो वो उसका तो इंतजाम हमने कर दिया यहाँ से। अब आएगा तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो एक तो तुम्हारा होता है वर्टिकल लॉन्च, एक होता है आपका वर्टिकल लॉन्च, तो हम देखेंगे इसको। लेकिन कैटोबार में क्या होता है, एक टर्म हम लोगों ने यूज किया, दैट वाज अरेस्टेड रिकवरी, है ना, ये याद रखना, अरेस्टेड रिकवरी मतलब रिकवरी हो रही है तो काफी कंट्रोल्ड रिकवरी हो रही है। इधर से आया फिर यहाँ से वही चीज। अच्छा, अब एक काम करना, घर जाके घर पे ही बैठे होगे, तो एक काम करना, रबर लेना और उसको खींचना। ठीक है, जब पीछे से जैसे ही खींचोगे तो वो तुम्हारा पीछे आएगा, उसको छोड़ देना एकदम से, वो निकला आगे, तो दैट इज द कैटोबार। बस ये टर्म याद रखो आसानी से। अब उसके बाद एग्जाम में से रिलेटेड कुछ भी आता है कर लोगे आंसर, इट इज माई प्रॉमिस। अब जब उसको छोड़ोगे तुम, या फिर एक काम करना, पीछे हाथ से लेना, छोड़ना मत, उसको प्यार से धीरे धीरे आगे करना, तो वो रिकवरी हो रही है अरेस्टेड, आराम से। वही चीज यहाँ पर हो। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो और ये क्लियर रहा टॉपिक तो प्लीज मेंशन, बिकॉज इसके लिए मैंने सोचा है कि क्या एग्जाम्पल से जाया जा सकता है, क्योंकि थियरी इस चीज में काम नहीं करेगी उतनी। ठीक है, कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ होगा और रिकवरी कैसी होगी, अरेस्टेड होगी। ऐसे याद रख लो, इसे हम कहते हैं कैटोबार। अच्छा, एक स्टोबार होता है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, सेम चीज यहाँ पे भी होती है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो दैट आई विल टोल यू अर्लियर, आई विल टेल यू अगेन। वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये वर्टिकल लैंडिंग की बात कर रहे थे, ये टेक्निक का बहुत कम यूज होती है। चलिए देखते हैं क्या, व्हाट इज अरेस्टेड रिकवरी। तो बता दिया, रनवे ऑन कैरीज इज अगेन टू शॉर्ट फॉर एन एयरक्राफ्ट, द अरेस्टेड रिकवरी टेक्निक इज यूज्ड, द हाई स्ट्रेंथ ऑफ अरेस्टेड वायर्स आर प्लेस्ड ऑन द डेक, एयरक्राफ्ट हैज अ टेल हुक अंडर हिज फ्यूजलेज, ये याद रखना। और मेरा वो फॉर्मूला याद रखना, बस वो रबर वाला, बाकी सारा कर लोगे। द टेल हुक गेट्स अरेस्टेड इन वन ऑफ द 4 वायर्स ऑफ द डेक, यानी देखो जब गया तो उन वायर्स ने जाने में मदद की। ठीक है, जैसे रबर है, उसको खींचा तो जाने में मदद किया। अब वो जब वो वापस आ रहा है तो भी रबर लगा हुआ है। अब क्योंकि वो कागज है तो एक रबर से काम हो जाएगा। ये एयरप्लेन रोक के दिखा दो भाई साहब तुम एक रबर से, इसमें 4 स्ट्रॉन्ग वायर्स लगे हुए होते हैं, तो जब वो आता है तो वो वायर्स इसको रेजिस्ट करता है ज्यादा तेजी से आने में, तो उसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज कर देता है। इट जस्ट लाइक अ बुलेट, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे अगर बुलेट से हिट करोगे तो एक बार तो अंदर जाएगा, फिर दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार वो स्पीड कम हो जाएगी उसकी, तो स्पीड कम करता है। ड्यू टू दिस एयरक्राफ्ट इज डीएक्सेलरेटेड, देख रहे हो डीएक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे। इन अ शॉर्ट डिस्टेंस इफ द एयरक्राफ्ट मिसेस ऑल द वायर्स देन इट टेक्स ऑफ अगेन इंस्टेंटली एंड रीअटेम्प्ट द लैंडिंग। अगर मान लो कि भाई साहब एकदम जोश में आए, जूम करके निकल गए, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर वापस से रिकवरी करेगा। ठीक है, तो नुकसान किसी का नहीं है इसमें। आई होप कि यहाँ पर क्लियर हुआ होगा टॉपिक। बस वो रबर एग्जाम्पल याद रखो, पूरा क्लियर हो जाएगा, उससे इजी एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। अच्छा, स्टोबार और कैटोबार में क्या डिफरेंस है? तो स्टोबार में क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है, इजियर टू ऑपरेट है, लेस एक्सपेंसिव फॉर मेंटेनेंस, नो एडिशनल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फोर्सेज लाइक कैटोबार। कैटोबार में क्या होता है, कैटापोल्ट अलग से लग रहा है ना, स्टोबार में उसकी जरूरत नहीं होती, और यही ज्यादा यूज किया जाता है आजकल, कैटोबार को थोड़ा कम। डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा, ये ना ज्यादा वेट के फ्लाइट्स को नहीं टेक ऑफ करा सकता है स्टोबार। ठीक है, उसके लिए तो प्रेशर चाहिए, तो कैटोबार दे सकता है। स्टोबार टाइप ऑफ करियर हैज टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड, कांट ऑपरेट सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट लाइक AWACS एंड डोंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो। एडवांटेजेस क्या है कैटोबार का? इट कैन लॉन्च एयरक्राफ्ट विद हैवी पेलोड। अब भाई तुम एक काम करना, रबड़ पे पकड़ना और भारी सा चीज खींच के देखना पीछे से, वो चला जाएगा भाई साहब। अगर कितना भी मोटा वो पेपर हो ना, वो 1-2 मीटर आगे जाएगा ही जाएगा, नहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन लॉन्च नॉन फाइटर एयरक्राफ्ट विद लो थ्रस्ट टू वेट रेशियो, ये सबको कर देता है भाई लॉन्च।
डिसएडवांटेज क्या, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी है, डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, एक्सपेंसिव टू मेंटेन और एडिशनल सिस्टम नीडेड टू जनरेट। ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें इसमें। विच सिस्टम इज यूज्ड इन एयर का, अभी तक स्टोव बार यूज किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा लो कॉस्ट मेंटेनेंस मांगता है। अब विक्रमादित्य जो है और आईएनएस विक्रांत, इन दोनों में ये चीज है, ये याद रखना सेम टाइप। बट IAC-2 दैट इज द आईएनएस विशाल, वो कैटोबार पे रहेगा। इट में हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये चीज याद रखना, आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य इन दोनों में एस्टोबार, और आईएनएस विशाल में इमाल्स, और इमाल्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। अब चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है, दैट्स नथिंग मोर देन दैट। तो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक ही टॉपिक बचता है क्योंकि स्टोबार कैटोबार मैंने क्लियर करा दिया। डिसमिस्ड रिव्यू पिटीशन एंड एग्रेजियस एरर। अच्छा, ये टॉपिक जरूर से पढ़ना। ये टॉपिक आपको है बिल्किस बानो के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो रिजेक्ट किया फाइनली, इसमें एक ग्राउंड बताया गया है कि देखो, ये मैं टॉपिक समझा देता हूँ, एक बार देखना और उसके बाद पढ़ना। ये कल का ही न्यूज़पेपर है, याद रखना अगेन, ये नहीं कि आज के न्यूज़पेपर में कुछ है ही नहीं है, कल का ही न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अच्छा, ये लग रहा है ये मिस कर सकते थे इन टॉपिक्स को। इन्होंने बताया कि जैसे पूरे आर्टिकल में बिल्किस बानो का भी जेनेसिस यही है, उसमें केस का नाम देख लेना आप लोग। और इसमें क्या होता है कि ए जो है वो स्टेट है गुजरात, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट, क्यों क्यों कोर्ट ने रिजेक्ट किया, नहीं भी करना चाहिए था। और बी है स्टेट मुंबई, ठीक है। गोधरा हुआ था गुजरात में, ये तो सबको पता है, 2002 का दंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफेंस भी हुआ था, और ऑफेंस में क्या हुआ था, मल्टीपल टाइम्स रेप हुए थे, और या फिर कह लो कि यहाँ पर रेप लिखते हैं, रेप प्लस मर्डर। अच्छा, ये गैंग रेप का भी केस है, ठीक है। तो गैंग रेप ये सब ऑफेंसेस हुए थे वहां पे, देख लो एक बार। लेकिन जो ट्रायल चला था वो मुंबई में चला, और जब रेमिशन की बात आई, तो पॉलिसी लग गया गुजरात का। आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा। रेमिशन की पॉलिसी लगी गुजरात की, वो भी 1994, ना कि 2014 की। 14 की नहीं लगी, 1994 की लगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको विजिबल होगा। ये 1994 लिखा है, ये 2004 लिखा है, रुक जाओ, 1994 2014, ठीक है, ये नहीं लगा। अब ये था CBI का केस, यानी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये CBI दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बनता है, तो पार्डन मी फॉर दिस, ये क्योंकि समझ लो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेमिशन पॉलिसी लगना चाहिए था मुंबई का, ये लगा नहीं, बट ट्रायल तो वहीं चला था। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के 3-4 केसेस में प्रेसिडेंस है कि जहां पर ट्रायल चलेगा वहीं पर ये चीज होगा, रेमिशन पॉलिसी, ना कि आप दूसरे स्टेट का लगाएंगे बेनिफिट। तो ये फंडामेंटली गलत हुआ जो भी हुआ इस केस में, एक बार देखना, और इसमें प्रेसिडेंस भी है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। एंड मोर ओवर आई होप कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आपको। और आज के लिए आपको लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये कैटो बार स्टो बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।